पार्ट 2। ये पार्ट 2 है उस वीडियो का जो इससे पहले अपलोड हुई थी। वो भी आर्टिकल्स पे है, ये भी आर्टिकल्स पे है। उन आर्टिकल्स के आगे कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। वीडियो हमने क्यों बनाई थी, किस टॉपिक पे बनाई थी, जो भी आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनका एग्जाम में आने का बहुत हाई चांसेस है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आर्टिकल्स में। आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, जिसमें मैं 25 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुकी हूँ और नेक्स्ट 25 क्वेश्चन इस वीडियो में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। विनय सर ने फिल्टर आउट करके दिए, स्पेशल थैंक्स टू हिम। किस एग्जाम के हम प्रिपेयर कर रहे हैं? जूनियर कोर्ट असिस्टेंट सुप्रीम कोर्ट, जिसका एक का एग्जाम मुश्किल से 10-12 दिन के अंदर है। तो जितना हो सके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को रिवाइज करते रहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी घुमा फिरा के आ रहे हैं वो आपको अटेम्प्ट करने आने चाहिए। हमने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मेहनत करके कुछ क्वेश्चन फिल्टर आउट और डिजाइन किए हैं, वो आपके सामने हैं। बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो जैसा कि आपको पता है हम वीडियो बहुत लंबी नहीं बना सकते। इस वीडियो में आपके मुश्किल से 25 क्वेश्चन डिस्कस है। 25 क्वेश्चन के साथ, हाँ बिल्कुल, मैं हर एक क्वेश्चन के साथ एक-एक, दो-दो फैक्ट बताऊँगी, तो आपके 50 से 60 क्वेश्चन्स वहाँ पे, रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे कवर हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ उतना करना इनफ नहीं है। जो दूसरा बच्चा है, दूसरा कैंडिडेट है, वो तो रोज कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा? आपको क्या लगता है? 100 से क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो मॉक दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अपना स्कोर हमसे शेयर करिए, वहाँ पे देखिए कहाँ-कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की नीड है, कैसे आपको 50 में से 50 स्कोर करना है इंग्लिश में, 25 में से 25 स्कोर करना है जीके में, वो कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है? और जो नहीं कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कैसे प्लान कर रहे हैं? सिर्फ वीडियो सुन के, नोट्स बना के, चीज़ें लर्न करके, रिवाइज़ करके तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको अपने आप को उस टाइम ज़ोन के अंदर, वो 1 घंटे के अंदर जो हम प्रेशर फेस करते हैं कि 1 घंटे के अंदर मैं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, कैसे अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, जीके कितने सही कर रहा हूँ, इंग्लिश के कितने गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमें आता होता है लेकिन फिर भी हम टाइम प्रेशर के अगेंस्ट आके वो क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसको कैसे सही करा जाएगा? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका मॉक टेस्ट देके ही होगा। तो जब आपको 299 में इतने मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, 7 फुल मॉक टेस्ट है, 5 जीके, 5 इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट है, 3 जीके के सेक्शनल टेस्ट है, 3 कंप्यूटर के और 3 कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर आपको फ़िल्टर आउट करके दिया हुआ है, उनके आंसर्स भी हैं, आप खुद वहाँ पे बैठ के देख सकते हैं। और विनय कक्षा ऐप में जाके आप आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और खरीद सकते हैं, और आपको ऑल फ्री रिसोर्सेज़ भी मिल जाएँगे। कोई भी क्वेरी हो तो सामने आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, विनय कक्षा टीम ऑलरेडी अवेलेबल है 24/7, तो क्यों नहीं आप अप्लाई करते हो, क्यों नहीं हमसे क्वेरी पूछते हैं? ओके, तो चॉइस आपकी है। मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ओके, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट देयर विल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट? ओके, तो जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है बहुत ही स्पेशल पोजीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। क्यों? बिकॉज ये यूनियन, आपकी यूनियन गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या करता है? कनेक्ट बिठाता है। कनेक्ट क्यों बिठाता है? ये एक ऐसी पोजीशन है जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ओके, इसका कोई इलेक्शन नहीं होता। ओके, आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल इससे रिलेटेड है? पहला तो आपका 153 है, जो इसका करेक्ट आंसर भी है, जो बताता है कि देयर शेल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट। अगर एक स्टेट है तो उसका गवर्नर होना चाहिए। और जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है गवर्नर से रिलेटेड, वो आप जान लीजिए। 154, जिसमें इसकी एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताया गया है। 161, जिसमें इसकी जुडिशियल पावर के बारे में बताया गया है। ओके, दूसरा, अगर आपको जैसे पता है कि आपका यूनियन लेवल पे आपका क्या होता है, 2 हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही आपका स्टेट लेवल पे क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। ठीक, तो लेजिस्लेटिव, अब जब लेजिस्लेटिव असेंबली, जब इनकी मीटिंग्स होती है, जैसे आपके राज्यसभा लोकसभा की मीटिंग होती है, वैसे आपकी इनकी भी मीटिंग्स होती है। तो कभी इनके सेशन को समन करना यानी कि बुलाना, या प्रोरोग कर देना यानी कि कैंसिल कर देना, या लेजिस्लेटिव असेंबली को ही डिसॉल्व कर देना, खत्म कर देना, ये सब किसके हाथ में है? ये गवर्नर के हाथ में है। और वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 174 में लिखा हुआ है। ठीक, और 202 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो स्टेट का बजट है, आपका कंट्री का बजट निकलता है, ये स्टेट का बजट है। जो स्टेट का बजट है वो पार्लियामेंट के सामने, लेजिस्लेचर के सामने कौन रिप्रेजेंट करता है? गवर्नर रिप्रेजेंट करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन देखता है? आर्टिकल 223 के अकॉर्डिंग गवर्नर देखता है। मैंने साथ साथ आपको 5-6 आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट बता दीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, नोट डाउन करते रहिए।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अमेंडेड विद सिंपल मेजोरिटी। देखिए सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, अगर मुझे कोई चीज पास करवानी है लोकसभा के अंदर तो मैं क्या करूंगी, ये देखूंगी वहां पे अभी कितने मेंबर प्रेजेंट है, जितने मेंबर प्रेजेंट है उसमें मुझे 50% से ज्यादा एक वोट चाहिए, ठीक है। तो अगर उतने वोट्स मिल जाते हैं तो सिंपल मेजोरिटी पास कर देती है, वो बिल आपका एक्ट बन जाएगा, वहां पे वो लोकसभा से पास हो जाता है। तो सिंपल मेजोरिटी कहाँ कहाँ पे हमें लगा के हम वो बिल पास कर सकते हो, कहाँ का नहीं कर सकते। सिंपल मेजोरिटी कहाँ रिक्वायर होती है, जहाँ पे कंट्री का, इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर डिस्कस हो रहा है। अब फेडरल स्ट्रक्चर में आपका क्या होता है, मैं फेडरलिज्म इससे पहले वाली वीडियो में थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ। फेडरलिज्म का मतलब होता है यूनियन और स्टेट के बीच में क्या कनेक्शन है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो फेडरल कनेक्शन है कि यूनियन की पावर क्या क्या पावर है, स्टेट के पास क्या क्या पावर है, वो फेडरल स्ट्रक्चर बताती है। तो उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है वहां पे सिंपल मेजोरिटी हम पास कर सकते हैं। तो सिंपल मेजोरिटी कब कब नीडेड होती है, आर्टिकल 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, कि स्टेट का कैसे कोई भी चेंजेस लाने हैं, कुछ भी करने हैं। आर्टिकल 2 जहां पे आप एडमिशन कर रहे हैं, नई स्टेट आपके एंटर हो रही है। आर्टिकल 3 जब आपके जो ऑलरेडी स्टेट्स हैं उसके अंदर आपको कोई चेंजेस करने हैं, जैसे आपने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकाला है तो आपने बाउंड्री चेंज करी है, स्टेट का न्यू नेम रखा है, तो ये सब किस में आ गया आपका, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 आपका। तो इसमें आंसर आपको मिल गया कि हाँ भाई आर्टिकल 2 और 3 में मुझे सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है अगर मुझे उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं। और आर्टिकल 169 किसके बारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में है, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपकी जो स्टेट्स में होगी वो कैसे बनानी है, कब बनानी है, उसका क्रिएशन कैसे होगा, वो आर्टिकल 169 में। तो क्या वो फेडरल स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर रही है, रिलेटेड, हाँ बिल्कुल है। तो 3 आर्टिकल तो आपके कवर हो गए जहाँ पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। जहाँ पे सिंपल मेजोरिटी ना चाहिए होती है वो आपका आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका राइट टू लाइफ से रिलेटेड है, प्रिवेसी से रिलेटेड है, और ये आपका फंडामेंटल राइट है जो कि आप नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी से नहीं आप चेंज कर सकते। आपके फंडामेंटल राइट बहुत ही क्रूशल होता है चेंज करना, ऐसे ही कोई भी पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर सिंपल मेजोरिटी पास नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 28, क्वेश्चन नंबर 28, आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। तो आर्टिकल 20 हमने पढ़ लिया है कि 12 से लेके आपके 35 तक सारे के सारे फंडामेंटल है, तो इसी के बीच में आर्टिकल 20 लाई करेगा। अगर आर्टिकल 20 इसके बीच में है तो मैंने आपको समझा रखा है कि आपको अपने सारे फ्रीडम राइट्स कैसे याद करने, सेक्शन वाइज याद करने। इक्वालिटी के अंदर कौन कौन से थे, 14, 15, 16, 17, 18। फ्रीडम के अंदर कौन कौन से थे, 19, 20, 21, 22। तो 19 और 20 किस चीज की फ्रीडम दे रहा था, कन्विक्ट को फ्रीडम दे रहा था। अगर आपको किसी ऑफेंस रिलेटेड कोई कन्विक्शन है कि आपको गिल्टी आप हो चुके हो, तो उसके बाद भी आपको क्या क्या राइट गिवन है, क्या क्या राइट गिवन है कि हाँ, आपको कोई एक क्राइम के, अगर आपने एक क्राइम ऑलरेडी किया उसकी पनिशमेंट आपको मिल चुकी है, दोबारा उसी सेम क्राइम की पनिशमेंट आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डबल जेओपार्डी, डबल जेओपार्डी नहीं होगा वहां पे। और अगर आपका जो पनिशमेंट है उसका मतलब ये होता है कि आपको 1000 रुपीज का फाइन है तो आपको उतना ही लगेगा जितना लॉ ने डिफाइन कर रखा है, उससे ज्यादा कोई और नहीं चार्ज कर सकता। तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एक्सपेंसेस, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है जो आर्टिकल 20 में मेंशन है। अपने फंडामेंटल राइट्स टिस्ट पे याद कर लीजिए। Next, question number 29. Which of the following articles in the Indian Constitution provide the organization of village panchayat? तो village panchayat किस आर्टिकल के अंडर आता है आपका, सो करेक्ट आंसर क्या है आपको पता है, 29 क्वेश्चन नंबर आपका करेक्ट आंसर है 40। 40 किसके अंडर आता है, अभी मैंने आपको बताया 35 तक आपके क्या है फंडामेंटल है, तो 36 से 51 के अंदर आपके क्या आते हैं, डीपीएसपी। डीपीएसपी आपके क्या है, ये जनरल गाइडलाइंस है जो स्टेट को ये बताती है कि किन किन चीजों का ध्यान रख के उसने अपने कानून और आर्टिकल्स और एक्ट बनाने हैं। तो तो ये कौन से आपके, इसके साथ मैं आपको स्केड्यूल भी बता देती हूँ। विलेज पंचायत किस कब आया था, कैसे इसके बारे में स्टार्टिंग हुई थी, 73rd अमेंडमेंट आई थी, कौन से साल में आई थी, 1992 में आई थी, जिसमें ये बोला गया था कि हाँ भाई विलेज पंचायत होनी चाहिए विलेज लेवल पे। तो कौन से स्केड्यूल में मेंशन करा था हमने, 11th शेड्यूल में मेंशन करा था। और कौन से पार्ट में आता है, ये आपका पार्ट 4th में आता है, डीपीएसपी, ठीक है। जहां पे डीपीएससी है वहां पे आपका पार्ट 4th है। अगर आपको पता हो कि जो आपकी पंचायत है वो 3 लेवल पे डिवाइडेड है, ठीक है। एक होती है विलेज लेवल पे, फिर होती है आपकी ब्लॉक लेवल पे, उससे ऊपर होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जिला परिषद। जो ब्लॉक लेवल पे होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जनपद।
ठीक है। और जो विलेज लेवल पे होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो 3 लेवल पे इसे 3 टीयर भी बोलते हैं। तो आर्टिकल 40 याद रखना, डीपीएसपी का विलेज पंचायत के ऊपर है, उसका शेड्यूल और उसका पार्ट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30, पार्ट फोर्थ मैंने आपको बताया अभी, पार्ट फोर्थ में क्या है आपका, डीपीएसपी। और पार्ट फोर्थ ए में आपका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें मेंशन है, याद रखना। और इसका आर्टिकल कौन सा है, 51 पे डीपीएसपी खत्म होता है, तो 51 ए पे आपका पूरा क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, कमेंट सेक्शन में बताइए। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी रिसेंटली ऐड हुई थी, कौन से साल में ऐड हुई थी, वो आपको पता होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। अब देखिए जॉइंट सिटिंग बुलाई क्यों जाती है, जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है कि लोकसभा के मेंबर भी बैठेंगे, राज्यसभा के मेंबर भी बैठे, दोनों मिलके बिल को पास करेंगे, अपनी कंसेंसस देंगे, अपनी रजामंदी देंगे। तो वो कैसे होगा, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, पहले आर्टिकल याद रख लीजिए। ये जॉइंट सिटिंग आपकी 108 में बुलाई जाती है। कौन बुलाता है इसे, प्रेसिडेंट बुलाता है। अब कब बुलाया जाता है इसे, जब आपका डेडलॉक हो जाता है। डेडलॉक का मतलब क्या है, डेडलॉक का मतलब होता है कोई भी ऑर्डिनरी बिल पास करा गया था, राज्यसभा से पास किया तो लोकसभा ने उस पर कंफर्मेशन नहीं दी, लोकसभा से पास किया तो राज्यसभा ने उसे होल्ड पे रखा हुआ है, तो वो पास ही नहीं हो पा रहा है, प्रेसिडेंट उसको साइन ही नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका डेडलॉक हो गया। तो वहां पे ये चाहिए होता है, या 6 मंथ से ज्यादा हो गया बिल को पड़े हुए, उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो आपको क्या करिएगा, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी और डिसाइड करा जाएगा फाइनली इसे पास करना है कि नहीं करना है। ठीक है। और किन किन केस में, कुछ ऐसे भी बिल्स होते हैं और जिसमें आपको जॉइंट सिटिंग बुलाना कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है। वो किस केस में है, मनी बिल के ऊपर लोकसभा के पास पावर है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं कर सकते आप जॉइंट सिटिंग। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लेके आना है, कोई आर्टिकल चेंज करना है, तो उससे रिलेटेड जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। और अगर इमरजेंसी लगी है, अगर इमरजेंसी लगानी है तो जॉइंट सिटिंग की नीड नहीं है। ठीक है, तो कब नहीं बुलाते जॉइंट सिटिंग ये पता हो गया आपको, और कब बुलाते हैं ये पता हो गया आपको। आर्टिकल 108 याद करिए, कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद सिटीजनशिप। सिटीजनशिप आपके स्टार्टिंग में ही है ऑलमोस्ट, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को छोड़ दीजिए, ये आपका पार्ट 1 में आता है। ठीक है, पार्ट 2 आपका जहां से स्टार्ट होता है 5 से लेके 11 तक आपके क्या है, सिटीजनशिप के ऊपर बात हो रही है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या है, पार्ट 2। ठीक है, और इसके बारे में आपको क्या जानना चाहिए, इतना जानना चाहिए कि आपका जो सिटीजनशिप है, कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नंबर 32 का कब कैसे दी जाती है, आपकी कुछ टाइप्स है सिटीजनशिप की, कि आपको एक तो सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है भारत के अंदर। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, जैसे यूएस में ड्यूअल सिटीजनशिप है, उसकी स्टेट की अलग है, उस पूरी कंट्री की अलग है। तो इंडिया में आपकी स्टेट और कंट्री की एक ही होती है, एक ही आधार कार्ड है आपका। और किस बेसिस पे दी जाती है, या तो आपके बर्थ को देख के दी जाएगी, कब जन्म हुआ था, या आपके डेसेंट्स को देख के दी जाएगी। डेसेंट माने पुरानी जनरेशन, ग्रैंडफादर के फादर, या आपने खुद रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर लीजिए, पार्लियामेंट अप्रूव करता है, गवर्नमेंट अप्रूव करती है, देन यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, या फिर आपका देखा जाएगा नेशनल नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या, मान लो आप इंडिया में खुद ही रह रहे हैं पिछले 5-4 साल से, तो आपको नेचुरली सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, या फिर कोई एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, कोई न्यू टेरिटरी इंडिया एक्वायर कर लेते तो वहां के लोग अपने आप इंडिया के क्या हो जाएंगे, सिटीजनशिप हो जाएंगे। एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी माने एरिया, जमीन, बाउंड्री के बियॉन्ड। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। ठीक है, तो इसमें बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो अडॉप्टेड का मतलब क्या है कि कब आपका फिनिश हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन देखिए आपका सबसे पहली बार 26 नवंबर 1949 को फिनिश होके अडॉप्ट कर लिया गया था, कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन आपका फाइनलाइज है, एवरीवन अग्रीड, सब अग्रीड कर चुके हैं उससे, तो वो आपका अडॉप्ट कर लीजिएगा। लेकिन एनफोर्स एक्शन में कब लाया गया था, एक्शन में इसके ही अगले साल 26 जनवरी, जब हम मनाते हैं हर साल 1950 को, ये एनफोर्स करा गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में 2 साल, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स थे, लेकिन 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। तो कब बैठी थी, किसने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बार मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसका पार्ट थी, आईएनसी का पार्ट थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन का नाम क्या था, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने आपका क्या करा है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है, लिखा नहीं है, ड्राफ्ट किया, ध्यान रखना। और कब बैठी थी पहली मीटिंग, 9 तारीख को दिसंबर को
1946 में बेटी थी। ऑलमोस्ट 3 साल बाद हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा गया, फिर उसके अगले साल एनफोर्स किया गया। 33 क्वेश्चन डन। देन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड कि माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टैब्लिश है एडमिनिस्ट्रेशन करने की, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो अपना खुद खोल सकती है, खुद एडमिनिस्ट्रेट कर सकती है, खुद एडमिनिस्टर कर सकती है, खुद एस्टैब्लिश कर सकती है अपनी चॉइस से। तो किस आर्टिकल में है? पहली बात तो ये फंडामेंटल राइट है, और ये फंडामेंटल राइट है तो सेक्शन वाइज मैंने आपको बोला था याद करने को। तो आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जिसमें आता है, कहाँ से कहाँ तक आपने याद कर रखा है? कल्चरल एंड एजुकेशन राइट कहाँ से आपका स्टार्ट होता है? 29 और 30 सिर्फ 2 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन राइट में। तो 29 में आपका क्या है? इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी बचाने की, प्रोटेक्शन देने की फ्रीडम है। देन 30 में क्या है? यही कि एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, अपने ही इंस्टीट्यूट खोल सकती है। बिकॉज माइनॉरिटीज के क्या होते हैं, कल्चर लैंग्वेजेस दबे रह जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे कल्चर लैंग्वेजेस एटलीस्ट हमारी कम्युनिटी में तो लोग उनके अवेयर रहे, ठीक है। तो उनको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए उनको अलाउंस दे रखिए अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुद एस्टैब्लिश करने की, आर्टिकल 30 के अंदर। 35 कि लीगल एनफोर्समेंट, देखिए डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर लीगल एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स आपको पता है, लीगल एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं, फॉलो नहीं करे जाते, मुझे नहीं दिए जाते, मुझे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने में मेरे साथ किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, अनटचेबिलिटी होती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाके, हाई कोर्ट के पास जाके क्या कर सकती हूँ? कंप्लेन फाइल कर सकती हूँ, इवन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये मुझे कौन सा आर्टिकल है जो मुझे ये सब प्रोटेक्शन देता है? आर्टिकल 32 देता है आपका लीगल एनफोर्समेंट के। 32 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाके विजिट कर सकते हो, 226 बोलता है कि हाई कोर्ट के पास जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखना आपका जो 32 है वो प्रेसिडेंट जब क्या लगाता है, नेशनल इमरजेंसी लगाता है। नेशनल इमरजेंसी जब इंडिया थ्रेट में होती है, आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आपके फंडामेंटल राइट्स 19 ले लिए जाते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स सारे ले ली जाती है। 20 और 21 जो अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 21 प्रिवेसी, 20 आपका कन्विक्शन, ये दोनों नहीं ले सकती, तो फंडामेंटल राइट सारे ले लिए जाते हैं। और 32 भी क्या हो जाता है आपका, प्रेसिडेंट मना कर देता है कि आप नेशनल इमरजेंसी के दौरान आप कोर्ट नहीं विजिट कर सकते अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तब भी, ठीक है। तो ध्यान रखना आर्टिकल 32 और 226 जरूर याद रखना, आगे की इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक्स्ट्रा। 36 which set of articles in the constitution of India known as culture and education right? कल्चर एजुकेशन राइट दोबारा रिपीट हो गया। 29 30 कुछ बताने की नीड ही नहीं है, आपने फंडामेंटल राइट्स याद करिए, आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। 37 आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? 280 से सीधा ध्यान रखो, फाइनेंशियल कमीशन। आंसर आपका है फाइनेंशियल कमीशन। फाइनेंशियल कमीशन के बारे में क्या पता होना चाहिए? क्या करती है फाइनेंशियल कमीशन? ये बताती है, हमें देती है सजेशन। किस तरह के सजेशन? कि आपका जो पैसा है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, कहाँ पे बटेगा ये? स्टेट्स के बीच में, सेंटर के बीच में, मिनिस्ट्रीज में बटेगा, स्टेट की मिनिस्ट्रीज का और आपके सेंटर की मिनिस्ट्रीज उनमें बटेगा। हर 5 साल में प्रेसिडेंट दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट करता है आपके फाइनेंशियल कमीशन। अभी रिकॉन्स्टिट्यूट करिए रिसेंटली, इसी साल 2025 में 16th फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है। उसके कौन है चेयरमैन, आप मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। क्या क्या सजेशन देता है कि टैक्स कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ग्रांट कैसे देने हैं आपको स्टेट को, स्टेट के जो रिसोर्सेज है, जो आपका पैसा आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो आपका पैसा जाता है, पब्लिक का पैसा, वो कैसे स्टेट के रिसोर्सेज बढ़ाने में उस चीज की हेल्प करी जाए, ठीक है। तो 16 फाइनेंस कमीशन के आपके कौन है अभी हेड, आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो आप अपने क्वेश्चन साथ साथ जो मैं पढ़ रही हूँ, आपने इतनी प्रिपरेशन तो अब तक कर ली होगी कि खुद भी आंसर दे पा रहे होगे, तो आपको पता चल रहा होगा आपकी परफॉर्मेंस अभी कहाँ स्टैंड करती है। तो जहां भी स्टैंड करती है आपको क्या काम है, बिकॉज ये कॉम्पिटिशन है, यहाँ पे रैंक का कॉम्पिटिशन है। जितना अच्छा करोगे आपको दूसरे बच्चे से अच्छा करना है, सिर्फ आपको आना चाहिए, सिर्फ वो मैटर नहीं करता। तो क्या जितना हो सके उतना क्या करिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कितनी क्लैरिटी मिलती है माइंड के अंदर। तो जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो 299 में मॉक अवेलेबल है, 10 फुल मॉक अवेलेबल है, 7 फुल मॉक्स है, 5 क्या है जीके के सेक्शन, 3 जीके के सेक्शन, 5 इंग्लिश के सेक्शन, 3 कंप्यूटर के सेक्शन, 3 प्रीवियस ईयर। खुद
सॉल्व करिए, खुद स्कोर करिए, खुद उसके नोट्स बनाइए, खुद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड कलेक्ट करिए और बताइए जहां जहां आपको दिक्कत आ रही, क्वेरी आ रही है। आप इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं भी हमें डीएम कर सकते हैं। और कोई भी टॉपिक पे अगर आपको एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पे दिक्कत है, तो आप पर्सनली हमें बता सकते हैं। दूसरे बच्चों जिनका सिलेक्शन हुआ था, हाई कोर्ट में जेजे हुआ था, उन सब बच्चों ने हमारे साथ कंटिन्यूस कनेक्टेड रहे थे और सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी वो डिस्कस करते थे और उनको सोल्यूशन मिले हैं और सिलेक्शन हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंटेल। तो आर्टिकल 15, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है। 14 से आपका इक्वालिटी स्टार्ट है, 15 नेक्स्ट ये 15 क्या बताया, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और कोई ऑप्शन है ही नहीं जहाँ पे इक्वालिटी की कुछ बात हो रही है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन ऑल सिटीजन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आर्टिकल इसका क्वेश्चन नेक्स्ट आपका करेक्ट आंसर है सेकंड। 39 में आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ 12 से 35, बिल्कुल कर, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो हम अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसी में आपको आंसर मिल गया था। देखिए एक टॉपिक करोगे उससे रिलेटेड आपको 4-5 क्वेश्चन और अपने आप कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 to 11 में सारे के सारे आर्टिकल जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कौन डिस्क्वालिफाइड है, कौन नहीं डिस्क्वालिफाइड है, कैसे अप्लाई करना है, सब इसमें मेंशन है, कौन उसको चेंज कर सकता है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को बीच में देना चाहेंगे, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट जेसीए के मॉक्स हैं, ठीक है। कई बच्चों को नहीं पता तो हम उसके लिए बता रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको 7 फुल मॉक्स मिल जाएंगे, 5 इंग्लिश के सेक्शनल मॉक, जीके के 3 सेक्शनल मॉक, कंप्यूटर के 3 सेक्शनल मॉक, और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर टोटल 4 वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्राइस 299 रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की पीडीएफ्स है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मटेरियल रहेगा वो सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जाके जिस हिसाब से आपका जेसी का पैटर्न रहेगा वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी तक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट 1% अगर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आ जाए तो क्या होगा, इसलिए हमने हमारे मॉक्स में नेगेटिव मार्किंग भी रखी है, ठीक है। अगर नहीं आई पेपर में तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आ गई तो आप लोग पहले से ही वैसा प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है। और कुछ बच्चे कंप्यूटर के लिए पूछ रहे थे। देखो हमारे पास कंप्यूटर का भी एक क्रैश कोर्स है, इंग्लिश का भी क्रैश कोर्स है, बट अब आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, इसलिए मैं खुद ही बोलूंगा आप मत लो। बट कई बच्चे तब भी पूछ रहे थे सर, जैसे सर अभी 5-6 दिन बचे हैं, सर अभी 10 दिन बचे हैं, अगर हमें कंप्यूटर का हम कर लेंगे कैसे करें। तो देखो भाई ये क्रैश कोर्स है आपका, विनय कक्षा ऐप में ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी। विनय कक्षा ऐप में जाके आप डाउनलोड कर लेना विनय कक्षा ऐप, या फिर इस नंबर पे आप हमें क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। इसमें टोटल 9 वीडियोस हैं, पूरे 9 वीडियोस में पूरा कंप्यूटर आपका खत्म है। तो कोई बच्चा, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसमें पोटेंशियल है, वो भाई 9 घंटे के अंदर अंदर सारा खत्म कर सकता है कंप्यूटर, तो देखो भाई कुछ ना करने से बढ़िया है कुछ करके चले जाओ पेपर में। ये उन बच्चों के लिए जो लास्ट टाइम पे तैयारी कर रहे हो जिससे कुछ नहीं पता। इसमें हमने कंप्यूटर की कुछ टेस्ट सीरीज भी डाल रखी है, वो भी जरूर कर लेना, वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ पीडीएफ भी हमने कंप्यूटर की डाल दी है इसमें, जो इंपॉर्टेंट है उतना कर लोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। चलो पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, कब चेंज कर सकती है, सब इसमें मेंशन है। 41, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के दैट शेल बी अ हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट। कौन सा आर्टिकल ये बोलता है कि हाँ हाई कोर्ट होना ही होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 214 से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हाई कोर्ट के बारे में। इसके बाद आपका जो आर्टिकल है 215, ये वो बोलता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आपके हाई कोर्ट का जो भी केसेस हो रहे हैं उसका हम रिकॉर्ड बना के रख सकते हैं, और वो रिकॉर्ड है आगे वाले केसेस में एज ए एविडेंस, सबूत के तौर पे यूज करा जा सकता है। देन इससे रिलेटेड अभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने अभी आपको बताया था 226, कि हाई कोर्ट के पास जाके आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहे हैं तो हाई कोर्ट क्या इश्यू करता है, रिट इश्यू करता है। ओके, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल इससे रिलेटेड 222, याद रख लीजिए, ट्रांसफर। अगर एक हाई कोर्ट कि जज का ट्रांसफर दूसरे हाई कोर्ट में कैसे होना है, कब होना है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब का है 222 में मेंशन है। 225 में क्या है, जुरिस्डिक्शन, कि हाई कोर्ट अगर आपका उसका है, हरियाणा का है, पंजाब का है, आपका छत्तीसगढ़ का है, तो कितने एरिया में जुरिस्डिक्शन कर सकता है, कहाँ कहाँ तक कर सकता है, वो किसमें मेंशन है, 225 में मेंशन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हाई कोर्ट जो है हम किसी 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के एक भी बना सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन है, अभी हमारे पास हाई कोर्ट्स हैं जो एक से ज्यादा स्टेट को क्या करते हैं, जुरिस्डिक्शन में है जिनके भी, तो वो कौन से हैं बताइए आप मुझे, और 231 आर्टिकल में है, कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 42,
कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और लिबर्टी की बात करता है? तो राइट टू लाइफ और ये सब लिबर्टी प्रिवेसी सब किसमें है? आपका आर्टिकल 21 में है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने लगभग जितनी भी वीडियोस बनाई है उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया है, और हमने सिर्फ डाला, बार बार इसलिए डाला बिकॉज ये बार बार पूछा गया, हर पेपर में पूछा गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, आर्टिकल 21। नेक्स्ट, which article of the Indian Constitution deals with the annual financial statement of the government of India? देखिए, हर साल क्या करती है गवर्नमेंट? बजट निकालती है 1 फेब को। कौन निकालता है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो निकालती है। अभी करंटली कौन फाइनेंस मिनिस्टर है? आपको नाम पता होना चाहिए, बहुत बार न्यूज में आता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका ये होता है कि हर साल फाइनेंशियल ईयर का जो आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, अभी अगर इस साल 2025 में मेरा जो बजट आया तो वो मेरे को बताएगा कि 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 का मेरा जो एक डॉक्यूमेंट में बनाऊंगी, जिसमें मैं क्या क्या मेंशन करूंगी, अपना बजट बनाऊंगी। जैसे घर का बजट बनाते हैं, कितना खर्चा होने वाला है और कितना रिसीट आने वाला है, कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है वो आपका रिसीट में जाता है, कहाँ कहाँ पे खर्चा होने जाता है वो आपका एक्सपेंडिचर में जाता है। तो उसका पूरा एक फुल फ्लैश डॉक्यूमेंट बनता है। ये सिर्फ एस्टिमेटेड होता है कि अंदाजा लगाते हैं पूरे साल का इतना रहने वाला है। तो फाइनेंस मिनिस्टर हर साल बजट निकालती है, फिर वो अप्रूव होता है। कहाँ पे निकालती है? लोकसभा में ही होता है। तो कौन से आर्टिकल के तहत होता है? ये आर्टिकल 112 के अंदर होता है। नेक्स्ट, 44 बोलता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन एग्जीक्यूटिव? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव आपको पता है, यूनियन के अंदर एग्जीक्यूटिव किन किन को कहा जाता है? कौन कौन आता है उसमें? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी पूरी काउंसिल, ये सारे आपके एग्जीक्यूटिव हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? जो ध्यान रखते हैं कि जो कानून बना है प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और आपका एक और है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में आता है? पिछली वीडियो में बताया है, बिल्कुल बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये सारे के सारे पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव कहां से कहां तक कवर है? 52 से 78 तक कवर है। 52 से कौन स्टार्ट होता है? प्रेसिडेंट, पुरानी वीडियो में बताया है। तो वहीं से आपका 78 पे खत्म होता है। करेक्ट आंसर आपको मिल गया, आंसर नंबर 3। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है। जब वहां पे प्रेसिडेंट आता है तो यहाँ कौन आएगा? गवर्नर। ठीक है, वहां पे पीएम आता है तो यहाँ कौन आएगा? सीएम। वहां पीएम की काउंसिल आती है, यहाँ पे सीएम की काउंसिल आती है। और आपके जो सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट ऑफिसर इसमें आते हैं। और स्टेट का भी एक अटॉर्नी जनरल मतलब कि स्टेट का एक एडवोकेट होगा, अटॉर्नी जनरल नहीं बोलेंगे, एडवोकेट होगा, एडवोकेट जनरल इसमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा? अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है? कि आपको एटलीस्ट 25 साल का होना चाहिए, और आप साउंड माइंड के होने चाहिए, कि आपको सोचने समझने की शक्ति सही होनी चाहिए, और बाकी और क्वालिफिकेशन वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? डायरेक्ट आंसर है 84। ठीक है, लोकसभा में कौन बैठता है? आपके एमपीज बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको आप डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। हाँ, 46, 3441 आर्टिकल, 351 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रिलेटेड टू कौन से स्केड्यूल में मेंशन है ये? ओके, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 3441 में किसकी बात हो रही है? कि मेरे जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आंसर मिल गया होगा आपको, मैं स्केड्यूल बता चुकी हूँ, समझा भी चुकी हूँ आपको पहले। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की कमिटी बनेगी और कमीशन होनी चाहिए, वो ये वाला आर्टिकल बताता है। और आर्टिकल 351 क्या बताता है? ध्यान से सुनिए, 351 ये बताता है कि आपको स्प्रेड करना चाहिए किसका यूज? यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज जितना हो सके उसकी डेवलपमेंट के लिए, ताकि उसको हम एज अ मीडियम यूज करें एक्सप्रेस करने के लिए। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है, स्प्रेड करो हिंदी का यूज उसकी डेवलपमेंट के लिए, ताकि उसको आप मीडियम यूज कर सके एक्सप्रेशन। कहाँ पे एक्सप्रेस करना है? आपका जो भी कंपोजिट कल्चर, अपना कंपोजिट कल्चर है पूरे इंडिया का, लाइक कैलकुलेट कलेक्टिव कल्चर है, उसका रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये पॉइंटर्स पता होना चाहिए आपको, पूरा आर्टिकल याद करने की नीड नहीं है, बस पता होना चाहिए कि उसका जस्ट क्या है, वो क्या बोलना चाह रहा है। तो 351 341 क्लियर है, लैंग्वेज के ऊपर आपकी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, पहले ये 14 थी। ठीक है, तो कौन से स्केड्यूल में मेंशन है? याद कर लीजिए, 8 स्केड्यूल में मेंशन है। करेक्ट आंसर 4th।
Next, 47th. The right to freedom of religion is contained within which article of the Constitution of India? Freedom of religion, again fundamental rights. Fundamental right कहाँ से आएंगे? अभी आपने पढ़ा आपके 29, 30 तो मैंने अभी आपको बताया कल्चर एजुकेशन राइट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट आपकी वो फ्रीडम, फ्रीडम कहाँ पे खत्म हो रहा था? 19, 20, 21, 22 पे खत्म हो रहा था, ठीक है। 23 और 24 आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आपका बाद में 25, 26 ये एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर है। 25, 26, 27, 28 एक सेक्शन है, किस सेक्शन के ऊपर है? पूरा रिलीजन के ऊपर है, ठीक है। तो 25 से 28 आपके सारे आर्टिकल क्या है? रिलीजन के ऊपर। नेक्स्ट, 48. Who termed Article 32 as heart and soul of the Constitution of India? Article 32 अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जो आर्टिकल 32 है वो हर्ट है, वो सोल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। क्यों? बिकॉज वो नहीं होगा तो फंडामेंटल राइट देने का कोई फायदा नहीं है। आर्टिकल 32 क्या बोलता है? वॉलेशन पे कंप्लेन कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। आपको राइट तो दे दिया, अधिकार तो दे दिए, लेकिन वो अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप क्या स्टैंड लोगे, क्या करोगे? उसका एक्शन कुछ है ही नहीं। अगर वो डिफाइंड नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट देने का कोई फायदा नहीं है। तो वो आर्टिकल 32 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के अंदर आपको अधिकार दिए गए जिनका आप यूज कर सकते हैं, और यूज कैसे कर सकते हैं? लॉ के प्रोटेक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। बी आर अम्बेडकर ने तभी इसे ये लाइन बोली थी। 49. Which of the following article of the Constitution of India is related to oath or affirmation by the President? President क्या है? यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव कहां से स्टार्ट है आपका? 52 से। मैंने याद करवाया था प्रेसिडेंट के आर्टिकल, इसमें प्लस 10 कर दीजिए, 62 तक है। तो 52, देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट होना ही होना चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लीजिए। और 53 उसकी एग्जीक्यूटिव पावर को बताता है। 54 इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का, ये बताता है। 55 करने की नीड नहीं है। 56 आपका टर्म बताता है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कब तक चलेगा। देन आपका 57 छोड़िए, आपकी 58 किसके बात करता है? क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, कौन क्वालिफाइड है प्रेसिडेंट बनने के लिए? करंट प्रेसिडेंट कौन है? कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए। 68 आपका बताता है ओथ, करेक्ट आंसर आपको मिल गया ओथ के बारे में 60th में। देन 61 और 62 में किसकी बात हो रही है? 62 में बात हो रही है उसकी इम्पीचमेंट की, कि अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो तो रिमूवल प्रोसेस कौन से आर्टिकल में है? ये पुराने क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, दोबारा रिपीट हो रहा है वही कंसेप्ट। तो इम्पीचमेंट रिमूवल प्रोसेस कैसा रहेगा प्रेसिडेंट का? वो आर्टिकल 61 है। और आर्टिकल 62 कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट होता है, खाली होता है, तो उस दौरान जो टाइमिंग ऑफ इलेक्शन होगा, होल्डिंग ऑफ इलेक्शन होगा, वो कैसा होगा, वो इसमें मेंशन है आपका। Okay. Last question, 50th. Which of the following schedule in India Constitution provide the organization of village panchayat? Village panchayat इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा है मैंने, उसमें आपको उसका आर्टिकल भी बताया, उसकी अमेंडमेंट भी बताई है, और उसका स्केड्यूल भी उसी टाइम बता दिया था। 73rd अमेंडमेंट, 1992 11 स्केड्यूल, रिमेंबर इट, ठीक है। बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो अब तो आपको चीजें याद हो जानी चाहिए, ठीक है। जितना हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, मॉक सॉल्व करिए, आपको पता चलेगा कि कितना आपको आता है। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। ये मेरी इंस्टा आईडी है, विनय कक्षा की इंस्टा आईडी है। कोई भी डाउट हो, पीडीएफ चाहिए, फ्री रिसोर्सेज चाहिए, कोई कंसेप्ट पे वीडियो चाहिए, फील फ्री टू आस्क। आप बोलेंगे तभी हम कुछ करेंगे, वरना हम अपनी तरफ से जितना हो सके, विनय सर और उसकी विनय कक्षा टीम मिलके बहुत अच्छे से एफर्ट डाल रही है। क्या आपको सामने दिख रहा होगा? टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, हर दिन 10 से 15 क्विजेस बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, 200 से 300 बच्चे रोज आंसर कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक, सॉल्व करिए, नोट्स बनाइए, और गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।